हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम प्राध्यापक की परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने 74 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, तो आज की वीडियो में हम 75 नंबर के क्वेश्चन से देखेंगे और साथ साथ में उसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम जानेंगे भी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से क्या बाल अपराध का एक कारण नहीं है? बाल अपराध यानी कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का कौन सा एक कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? टूटे परिवार, भावात्मक अस्थिरता, मानसिक छीड़ता या सही सामाजिकरण। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4, सही सामाजिकरण। जब बच्चे का प्रॉपर सोशलाइजेशन होता है तो बाल अपराध का वो कारण नहीं बनता है। बाकी टूटे परिवार, भावात्मक अस्थिरता और मानसिक छीड़ता, ये सब बाल अपराध के कारण हैं। तो बाल अपराध क्या है, कैसे है, इसको थोड़ा हम जान लेते हैं कि कानून की दृष्टि में एक खास आयु के बालक द्वारा जब समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं मान्यताओं का उल्लंघन किया जाता है तो इसे ही हम बाल अपराध कहते हैं। जो 1986 का एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था, 1986 में एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था, तो उसके अनुसार बाल अपराधियों की अधिकतम आयु, यहाँ ध्यान देना है कि बाल अपराधियों की अधिकतम आयु तो लड़कों के लिए अलग निर्धारित की गई थी, लड़कियों के लिए अलग निर्धारित की गई थी। तो जो लड़कों की अधिकतम आयु निर्धारित की गई थी वो 16 ईयर्स निर्धारित की गई थी, 16 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो लड़कों की 16 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो 7 वर्ष। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कई बार कि लड़कों के लिए निर्धारित आयु कौन सी है? तो यहाँ ध्यान देना है कि लड़कों के बारे में पूछा जा रहा है या लड़कियों के बारे में। तो उसमें क्वेश्चन बन जाता है कि लड़कों के लिए कौन सी अधिकतम एवं न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो उसमें लिखा रहता है कि 7 से 16 वर्ष, 7 से 18 वर्ष या 7 से 21 वर्ष, या मतलब ऐसे ऐसे करके ऑप्शन में। तो वहाँ ध्यान देना है कि लड़कों के बारे में पूछ रहा है या लड़कियों के बारे में। जब लड़कों के बारे में पूछा जाएगा तो 7 से 16 वर्ष की आयु, और जब लड़कियों के बारे में पूछा जाएगा तो 7 से 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक 4 वर्ष के बालक ने अपने मतलब चाकू से अपने पिता की या चाचा की हत्या कर दी, तो वह कौन सा अपराध होगा? तो यहाँ ध्यान देना है कि 4 वर्ष पूछा है, 5 वर्ष पूछा है, 6 वर्ष पूछा है। तो 7 वर्ष से नीचे के जितने भी अगर बालक के द्वारा अपराध किया जा रहा है 7 वर्ष से नीचे, तो वो कोई अपराध नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन में यदि है कि कोई अपराध नहीं, तो इसमें से कोई नहीं माना जाएगा, क्योंकि 7 वर्ष के नीचे के किसी भी बालक द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है तो उसे बाल अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो 7 से 16 वर्ष लड़कों के लिए और 7 से 18 वर्ष लड़कियों के लिए निर्धारित की गई है। तो 1960 का एक बाल अपराध अधिनियम आया था। 1960 में एक बाल अपराध अधिनियम के तहत जो बाल न्यायालय स्थापित किया गया था, बच्चों के लिए बाल न्यायालय स्थापित किया गया था, तो वो जो 1986 का ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो उसके बाद में बाल न्यायालय का नाम बदलकर बाल कल्याण बोर्ड कर दिया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि बाल न्यायालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो बाल कल्याण बोर्ड कर दिया गया है। और किस एक्ट के तहत? तो 1986 के जुवेनाइल एक्ट के तहत। तो जुवेनाइल एक्ट के तहत 1986 के जुवेनाइल एक्ट के तहत बाल न्यायालय का नाम बदलकर बाल कल्याण बोर्ड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, सफ़ेद पोश अपराध शब्द यानी कि व्हाइट कॉलर क्राइम शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? सफ़ेद पोश अपराध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सी वांस, ई सदरलैंड, ए कोहेन, इमाइल दुर्खीम। तो हमारा आंसर है
ऑप्शन नंबर सेकंड ई सदरलैंड। सदरलैंड ने सफ़ेदपोश अपराध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और सदरलैंड से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे यूपी पीजीटी में तो भर भर के अपराध से क्वेश्चन आते हैं, और किसी भी पीजीटी के एग्ज़ाम में, और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो उसमें जो है अपराध से क्वेश्चन आते हैं। तो सदरलैंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी इसी प्रैक्टिस सेट में देखिएगा कि अपराध से संबंधित कई क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सफ़ेदपोश क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम, सफ़ेदपोश अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने दी है, और यह आधुनिक समय में सभ्य लोगों द्वारा किया जाने वाला अपराध है। क्या अपराध है? जो आधुनिक समय में जो सभ्य लोग होते हैं, देखने में सब लोग हैं, ऊंचा पद या परिस्थिति प्राप्त रहते हैं, तो उनके द्वारा जो अपराध किया जाता है उसी को सदरलैंड ने सफ़ेदपोश यानी व्हाइट कॉलर क्राइम कहा है। सदरलैंड ने अमेरिका के 70 बड़े बड़े उद्योगपतियों का अध्ययन कर, जब इन्होंने अमेरिका में सदरलैंड ने 70 बड़े बड़े उद्योगपतियों का अध्ययन किया, तो वहाँ पर एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई कि उनमें जो है जालसाजी, रिश्वत, चोरबाजारी या मुनाफाखोरी, तस्करी, विश्वासघात व षड्यंत्र, ऐसे पद का दुरुपयोग, ऐसी सारी जो है घटनाएं उनके सामने आई जो कि चौंका देने वाली थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सदरलैंड ने कहाँ के उद्योगपतियों पर अध्ययन किया, तो अमेरिका के 70 बड़े बड़े उद्योगपतियों पर इन्होंने अपना अध्ययन किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से व्हाइट कॉलर क्राइम के अंतर्गत कौन कौन से क्राइम आते हैं। तो जैसे जालसाजी, रिश्वत, चोरबाजारी या मुनाफाखोरी, तस्करी, विश्वासघात व षड्यंत्र और पद का दुरुपयोग, तो ये सब जो है व्हाइट कॉलर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, आर्थिक संकट में कौन सी आत्महत्या में वृद्धि होती है? आर्थिक संकट में कौन सी आत्महत्या में वृद्धि होती है? जब आर्थिक संकट आता है तो कौन सी आत्महत्या में वृद्धि होती है? परार्थवादी, अप्रतिमानित, अहमवादी, भाग्यवादी। तो कौन सी आत्महत्या होती है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अप्रतिमानित, यानी कि अनौमिक आत्महत्याएं होती हैं आर्थिक संकट के अंतर्गत। तो इमाइल दुर्खीम जी ने 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताई थी। इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताई थी। कहीं कहीं कोई लोग 3 मानते हैं, 3 ही मानते हैं, और कहीं कहीं 4 माना जाता है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो अधिकतर जो है 4 ही आत्महत्याएं इनकी हैं। तो अहमवादी, परार्थवादी, प्रतिमानित और भाग्यवादी। अहमवादी मतलब ईगोइस्टिक, परार्थवादी मतलब अल्थरिस्टिक, और प्रतिमानित मतलब इसको प्रतिमानित भी कहा जाता है और इसको अप्रतिमानित भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में एनोमिक ही कहा जाता है। और भाग्यवादी, फैटलिस्टिक। तो ये 4 आत्महत्याएं इमाइल दुर्खीम ने बताई हैं। तो जब इन चारों आत्महत्याओं को हम देख लेते हैं कि अहमवादी आत्महत्या यानी कि ईगोइस्टिक आत्महत्या किसे कहते हैं? तो जब व्यक्ति अपनी निजी यानी कि व्यक्तिगत परेशानियों के कारण आत्महत्या करता है तो उसे अहमवादी आत्महत्या कहा जाता है। मतलब जब व्यक्ति अपने निजी परेशानियों से परेशान हो जाता है, सहन शक्ति कम हो जाती है, तो जब वो सुसाइड कर लेता है तो उसे हम अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। तो इसके उदाहरण है कि जैसे बूढ़ा व्यक्ति या अकेला, मतलब जिसका कोई मित्र या परिवार नहीं है, तो वह इंसान मतलब अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। और जैसे कोई दिवालिया, मतलब किसी का दिवालिया मतलब वो उसको बहुत लॉस हुआ हो, उसको नुकसान हुआ हो, एकदम वो मतलब कंगाल हो गया हो, या कोई व्यापारी हो जो मतलब व्यापार में घाटा हुआ रहता है, और या असफल छात्र मतलब कोई विद्यार्थी है और जो असफल हो जाता है, तो ऐसे लोग अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगते हैं, और इस वजह से जो आत्महत्या होती है तो उसे हम अहमवादी यानी कि ईगोइस्टिक आत्महत्या कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में, अहमवादी के एग्जाम्पल में ये भी आता है, ऐसे एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेम में असफल व्यक्ति कौन सी आत्महत्या होगी? तो तलाकशुदा या तलाकशुदा पत्नी है या तलाकशुदा कोई व्यक्ति है, पुरुष है, तो उसके द्वारा की जाने वाली आत्महत्या कौन सी आत्महत्या है? तो ये जो है ये सब अहमवादी आत्महत्या
कही जाएंगी। कि जैसे कोई व्यक्ति है, बूढ़ा है, अलग थलग है, कोई छात्र असफल हो जाता है, कोई दिवालिया हो गया, कोई व्यापारी को लॉस हो गया, घाटा हो गया, या प्रेम में असफल व्यक्ति हो गया, तलाकशुदा हो गया, तो ऐसी आत्महत्या सब अहमवादी आत्महत्या के अंतर्गत आएंगी। ऐसी आत्महत्या जो अहमवादी इगोइस्टिक आत्महत्या है, इसका तात्पर्य है कि यह व्यक्ति व समाज के बीच संबंध विच्छेद हो जाता है। जब व्यक्ति समाज से अलग थलग रहने लगता है, उसका समाज से संबंध खत्म हो जाता है, तो उसे वह जो व्यक्ति होता है और अपनी निजी समस्याओं के कारण आत्महत्या करता है, तो उसे ही हम अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। परार्थवादी आत्महत्या में क्या होता है? परार्थवादी मतलब अल्ट्रुइस्टिक आत्महत्या में क्या होता है कि अहमवादी के विपरीत होता है। यह जो अहमवादी इगोइस्टिक है, इसके विपरीत जो है परार्थवादी आत्महत्या होती है। तो जिसमें व्यक्ति निजी कारणों से नहीं, परार्थवादी में निजी कारणों से नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों के प्रति अनुरूपता दिखाने के क्रम में आत्महत्या करता है। यह समाज के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण होता है। तो जैसे सती प्रथा हुआ, जौहर प्रथा हुआ, देश की स्वाधीनता हेतु फांसी पर चढ़ जाना, या जहाज के कैप्टन का जहाज के साथ डूब जाना। तो ऐसी जो आत्महत्याएं होती हैं, जो देश के लिए होता है, समाज के लिए होता है, तो ऐसी आत्महत्याओं को हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। और प्रतिमानहीनता जो होता है, जो एनोमिक आत्महत्या होती है, तो उसमें जो है जब समाज में मूल्य, प्रतिमान, मानदंड पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, जो समाज में नियम होते हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जो प्रतिमान है, मानदंड है, वो पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, तथा अराजकता की स्थिति हो जाती है। मतलब व्यक्ति जो अपने मनमाने ढंग से कोई किसी पे कुछ कर रहा है, तो ऐसी आत्मा जब होती है, ऐसी स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज में जीने का अर्थ नहीं ढूंढ पाता है, तो वह अपना जीवन समाप्त कर लेता है। जैसे किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, अचानक व्यापार घाटों से उत्पन्न स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या, यह औद्योगिक समाज की विशेषता है। जो ये प्रतिमानहीनता वाली आत्महत्या है, इसे औद्योगिक समाज की विशेषता कहते हैं। तो जो ये क्वेश्चन में पूछा है कि आर्थिक संकट में कौन सी आत्महत्या में वृद्धि होती है, तो ये एनोमिक आत्महत्या होती है। और भाग्यवादी आत्महत्या किसे कहते हैं? भाग्यवादी यानी कि फैटलिस्टिक आत्महत्या किसे कहते हैं? तो इसमें जो है यह प्रतिमानहीनता के विपरीत आत्महत्या है। जो एनोमी आत्महत्या है, उसके विपरीत भाग्यवादी आत्महत्या होती है। तो इसमें जब व्यक्ति पर समाज के नियम प्रतिमान इतना ज़्यादा आरोपित किए जाते हैं कि उसका जीना दुश्वार हो जाता है, बहुत ज़्यादा शासन लगा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तो वहाँ पे जब ऐसा होता है तो व्यक्ति इन बंधनों को सहन नहीं कर पाता है। जब बहुत कड़े नियम रूल लगा दिए जाते हैं तो व्यक्ति इन बंधनों को सहन नहीं कर पाता है, तो वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में कि जैसे दासों द्वारा, मतलब कोई दास है, बंदी बना लिया गया है, तो उस पर जुल्म होता है तो आत्महत्या कर ले, या दहेज प्रथा के कारण, मतलब कोई लड़की है उसको टार्चर किया जाता है तो उसकी वजह से वह सुसाइड कर लेती है। बाल विधवाओं, मतलब कोई विधवा हो गई है और उसको ताने देकर समाज के द्वारा बहुत टार्चर किया जाता है, तो ऐसे जो आत्महत्याएं होती हैं वो भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, अपराध के विभेदक साहचर्य सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? अपराध के विभेदक साहचर्य यानी कि डिफरेंशियल एसोसिएशन सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? तो कोहेन ने किया था, क्लोवार्ड ओहलिन ने किया था, सदरलैंड ने किया था, या बेकर ने किया था? तो किसने किया था? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये सदरलैंड ने किया था। विभेदक साहचर्य का सिद्धांत सदरलैंड ने दिया था। तो विभेदक साहचर्य सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन में सदरलैंड ने इसका प्रयोग जो है अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में किया था। ये सीधे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो सदरलैंड की है। तो इन्होंने जो ये डिफरेंशियल एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है, सदरलैंड ने अपनी इसी पुस्तक में प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में किया है। तो इसमें जो
जो होता है ये अपराध को संगति और सीख का परिणाम मानते हैं। सदरलैंड क्या मानते हैं कि जो ये अपराध होता है उसमें संगति और सीख के द्वारा होता है। मतलब जैसे व्यक्ति जिसके साथ रहता है उसी के अनुसार अपने आचरण को बना लेता है। तो जब कोई अपराधी व्यक्ति के साथ रहता है तो अब वह खुद भी अपराधी हो जाता है। तो वही इस थ्योरी का मतलब है कि जो है विभेदक साहचर्य का सिद्धांत, मतलब व्यक्ति जैसा जिसका साथ करता है उसी के अनुरूप वह अपना आचरण करता है। तो ये कहते हैं सदरलैंड कि व्यक्तियों का विभिन्न प्रकार का संपर्क, जो व्यक्तियों का विभिन्न प्रकार का संपर्क होता है तो उसके अच्छे या बुरे का कारण इसे संस्कृति संचरण का सिद्धांत भी कहते हैं। जब वो कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो विभिन्न प्रकार के संपर्क में आता है और अच्छे बुरे मतलब चाहे अच्छा बनता है या बुरा बनता है, तो जो उसके कारण जो होता है अपराध, तो उसको इन्होंने डिफरेंशियल एसोसिएशन यानी कि विभेदक साहचर्य का सिद्धांत कहा है। और इस सिद्धांत को विभेदक साहचर्य के सिद्धांत को संस्कृति संचरण का भी सिद्धांत कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृति संचरण का, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि संस्कृति संचरण का सिद्धांत किसका है, तो ये भी सदरलैंड का है। इसी को कहते हैं विभेदक साहचर्य के सिद्धांत को संस्कृति संचरण का भी सिद्धांत कहा जाता है, यानी कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी ये भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। और इसे उप संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि सब कल्चर थ्योरी भी कहा जाता है। तो जो ये सदरलैंड का विभेदक साहचर्य का सिद्धांत है इसे संस्कृति संचरण का सिद्धांत यानी कि कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी भी कहा जाता है, और इसे उप संस्कृति यानी कि सब कल्चर थ्योरी भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और एक जैसे इनका कि सब कल्चर है, सब कल्चर थ्योरी है, लेकिन एक है कि विचलित उपसंस्कृति। तो हमें विचलित उपसंस्कृति ध्यान देना है। तो विचलित उपसंस्कृति से हमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर सब कल्चर थ्योरी रहेगा, केवल मतलब उपसंस्कृति का सिद्धांत रहेगा, तब तो वह सदरलैंड का है। लेकिन अगर विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत पूछ लिया जाता है तो वो अल्बर्ट कोहेन का रहेगा। अल्बर्ट कोहेन हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक डेलिक्वेंट बॉयज, इनकी एक पुस्तक अल्बर्ट कोहेन की डेलिक्वेंट बॉयज, तो उसमें इन्होंने इस सिद्धांत का इसका दिया था। इसे विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे मूल्य अभिमुखीकरण का भी सिद्धांत कहते हैं। तो ध्यान देना है कि विचलित उपसंस्कृति रहेगा तो अल्बर्ट कोहेन का रहेगा। बाकी उपसंस्कृति यानी सब कल्चर का सिद्धांत रहेगा, या संस्कृति संचरण का सिद्धांत रहेगा, या विभेदक साहचर्य का सिद्धांत रहेगा, तो ये सदरलैंड का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 मैच करना है यहाँ पे लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से। तो एनोमी का सिद्धांत किसने दिया? तो हम सभी लोग जानते हैं कि एनोमी का सिद्धांत जो कि दुर्खीम ने दिया था सर्वप्रथम, लेकिन उसके बाद रॉबर्ट के मार्टन ने भी दिया था। तो एनोमी का सिद्धांत रॉबर्ट के मार्टन। विभेदक अवसर का सिद्धांत, अभी हमने देखा विभेदक साहचर्य का सिद्धांत, तो वो सदरलैंड का था, लेकिन ये विभेदक अवसर का सिद्धांत है, यानी कि डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत ये जो है ये क्लोवार्ड व्हेलिन का है। तो ध्यान देना है कि विभेदक अवसर पूछ रहा है कि विभेदक साहचर्य पूछ रहा है, और विभेदक साहचर्य का सिद्धांत ये सदरलैंड का है। और लेवलिंग थ्योरी किसका है? लेवलिंग सिद्धांत तो ये हार्वर्ड बेकर का है। तो एनोमी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एनोमी किसे कहते हैं। तो एनोमी का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले दुर्खीम ने दिया था। इसे व्याधिकी सिद्धांत भी कहा जाता है। हिंदी में लिखा रहता है कि एनोमी या व्याधिकी का भी सिद्धांत कहते हैं इसे। तो इन्होंने मार्टन ने दुर्खीम से एनोमी की अवधारणा को लिया था, और अपने सिद्धांत में मार्टन 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। आर.के. मार्टन ने दुर्खीम से एनोमी की अवधारणा ली, और अपने एनोमी सिद्धांत में मार्टन 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक सांस्कृतिक लक्ष्य और दूसरा संस्थागत साधन। तो इन 2 शब्दों का प्रयोग अपने सिद्धांत में करते हैं, और कहते हैं कि सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन इन दोनों में तालमेल का अभाव ही अपराध की उत्पत्ति का कारण है। मार्टन क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों इन दोनों में तालमेल नहीं बना पाता है,
तभी जो है एनोमी की स्थिति या अपराध की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये विभेदक अवसरों के बारे में हम जान लेते हैं कि डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं। तो ये विभेदक अवसरों का सिद्धांत जो है, इसका सिद्धांत क्लोवार्ड एवं ओहलिन ने दिया था। क्लोवार्ड एवं ओहलिन ने दिया था और इनका कहना था कि अपराधी का व्यवहार जो है जन्म विभिन्न मतलब कि अपराधी व्यवहार का जो जन्म होता है वो विभिन्न संस्कृति के कारण नहीं। जो ये विभेदक साहचर्य का सिद्धांत सदरलैंड ने दिया है, विभेदक साहचर्य, तो इसके विपरीत ये बोलते हैं कि जो है ये अपराध का कारण विभिन्न संगति का नहीं बल्कि विभिन्न अवसरों की संरचना पर निर्धारित है। ये ओहलिन कहते हैं कि विभेदक साहचर्य के उस पे नहीं आधारित है अपराध, बल्कि विभेदक अवसरों के आधार पर आधारित है। ये कहते हैं कि विभेदक अवसरों की संरचना पर आधारित है। और एक विभिन्न पहचान का सिद्धांत आता है। तो विभेदक अवसरों का सिद्धांत यानी डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी जब रहेगा तो क्लोवार्ड ओहलिन का रहेगा। और विभिन्न पहचान का सिद्धांत यानी कि डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी जब रहेगा तो डेनियल ग्लेजर का है। तो सेम मिलती जुलती है, इसलिए आप सब लोग इसको पहले कहीं इकट्ठे लिख ले साथ साथ में, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूज करते हैं कि विभेदक साहचर्य किसका है, विभेदक अवसर किसका है, विचलित उपसंस्कृति किसका है, संस्कृति किसका है, संस्कृति संचरण किसका है, तो ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो विभिन्न पहचान का सिद्धांत जब रहेगा कि डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी जब रहेगा तो डेनियल ग्लेजर का रहेगा। हमने इस सेम मतलब इसका सारे कॉन्सेप्ट का एक वीडियो मैंने बना दिया है यूपी पीजीटी करके, उसमें अपराध से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, तो ना हो तो उसको आप लोग देख लीजिएगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन हमने बना दिया है कि कौन सिद्धांत किसका है। तो उसमें ये सारे इंक्लूड हैं, विभेदक अवसर किसका है, विभेदक साहचर्य किसका है, विभिन्न पहचान किसका है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें हैं। और ये लेबलिंग सिद्धांत यानी कि हार्वर्ड बेकर का सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो हार्वर्ड बेकर से पहले जो है लेबलिंग थ्योरी का वर्णन सर्वप्रथम लेबलिंग थ्योरी ऑफ सोशल डेविएंस, एक पुस्तक थी लेबलिंग थ्योरी ऑफ सोशल डेविएंस, और एक पुस्तक है सोशल पैथोलॉजी जो कि 1951 में लिखी गई थी। तो ये दोनों बुक जो है लेमर्ट की है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि वैसे तो लेबलिंग थ्योरी का सिद्धांत सब लोग जानते हैं हार्वर्ड बेकर ने दिया है, लेकिन यदि सर्वप्रथम पूछता है कि लेबलिंग थ्योरी का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो वो लेमर्ट ने किया था। और लेमर्ट की पुस्तक भी पूछी गई है कई बार कि सोशल पैथोलॉजी बुक किसकी है, तो ये लेमर्ट की है। और ये लेमर्ट की ये भी बुक है कि लेबलिंग थ्योरी ऑफ सोशल डेविएंस, ये भी लेमर्ट की है। तो लेबलिंग से हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, हार्वर्ड बेकर को लगा सकते हैं, लेकिन लेबलिंग थ्योरी ऑफ सोशल डेविएंस और सोशल पैथोलॉजी ये दोनों बुक लेमर्ट की है। और लेमर्ट ने ही सर्वप्रथम लेबलिंग सिद्धांत दिया था सबसे पहले। उसके बाद में बेकर ने, लेमर्ट के बाद में हार्वर्ड बेकर द्वारा इसका वर्णन किया गया। और इस सिद्धांत के अंतर क्या होता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि विचलन का कारण सामाजिक दर्शकों को माना जाता है। जब व्यक्ति कोई विचलित कार्य करता है या अपराध करता है तो ये सिद्धांत यह कहता है कि जो समाज के लोग होते हैं, सामाजिक दर्शक जो होते हैं, वही ऑडियंस होते हैं, वही जो है उस व्यक्ति के अपराध का कारण बनते हैं। मतलब यह सिद्धांत यह कहता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर गलती से कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो उसके ऊपर वो ठप्पा लगा दिया जाता है, लेबल लगा दिया जाता है। तो फिर जब उस पर वह लेबल लगा दिया जाता है, समाज की दृष्टि से उसको अच्छा नहीं समझा जाने लगता, बुरा समझा जाने लगता है, तो फिर वह अपराध का कारण बन जाता है। क्योंकि वह व्यक्ति वो सोचता है कि जब हमको ऐसा कहा ही जा रहा है तो क्यों ना मैं ये अपराध करूं। तो ये इनका यही सिद्धांत यही कहता है कि जो लेबलिंग सिद्धांत है हार्वर्ड बेकर का, तो यही है कि समाज जो है, सामाजिक दर्शक गण हैं, वही अपराध का कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, लेबलिंग थ्योरी की मुख्य अवधारणा है। लेबलिंग थ्योरी की मुख्य अवधारणा कौन सी है? सहमति है, कलंक है, प्रेरणा है या आकांक्षा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड, कलंक। अभी हमने कहा ना कि जब उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है या कलंक लगा दिया जाता है तो उसी को हम लोग
कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत बुरा है, तो वो फिर जब वो सोचता है कि हमको बुरा कहा ही जा रहा है तो मैं क्यों ना ही अपराध ही क्यों ना करूं, तो वो जो है उसका कारण ये समाज के दर्शक लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।